बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी। जोरदार भरपूर तालियां बजाकर माननीय का स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। विश्व पर्यटन दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और आज विश्व पर्यटन दिवस पर थीम यानी कि विषय है पर्यटन एवं हरित निवेश। आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। और स्वागत की ही श्रृंखला में माननीय से अनुरोध करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन पुष्प कलिका के माध्यम से करें और अंगवस्त्र के माध्यम से करें। स्वागत, अभिनंदन, वंदन माननीय। बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वागत उद्बोधन के लिए मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय लोकप्रिय सांसद गोरखपुर माननीय श्री रविकिशन शुक्ल जी को आमंत्रित करूंगी। प्रणाम पूज्य महाराज जी, अभिनंदन, आपके चरणों में वंदन। धन्यवाद कि आपने आज इस गोरखपुर जिले को चुना विश्व पर्यटन दिवस पे। महाराज जी खातिर गड़गड़ा के कुल लड़का बच्चा लोग एगो जोरदार ताली। दिल से धन्यवाद महाराज जी, इतना बड़ा सम्मान आपने गोरखपुर को, चूंकि गोरखपुर आपके आत्मा में बसता है, गोरखपुर आपका घर है, गोरखपुर गोरखनाथ बाबा की कृपा है, शिव अवतारी प्रभु की कृपा है। आप खुद मैं आप में शिव देखता हूँ, और आपने ये सोच जो रखी, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं क्यों गोरखपुर को आज विश्व पर्यटन दिवस के लिए चुना गया। मैं महाराज जी का स्वागत करता हूँ। उसके साथ मैं श्रीमती साधना सिंह जी, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत, उनका स्वागत करता हूँ। डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव जी, महापौर, उनका स्वागत है। श्री फतेह बहादुर सिंह जी, विधायक कैंपियरगंज, उनका स्वागत।
डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी माननीय सदस्य विधान परिषद और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के उपाध्यक्ष, उनका स्वागत करता हूं। श्री विपिन सिंह जी माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण, उनका स्वागत। डॉक्टर विमलेश पासवान जी माननीय विधायक बांसगांव, उनका स्वागत। श्री प्रदीप शुक्ला जी माननीय विधायक सहजनवा, उनका स्वागत। श्री युधिष्ठिर सिंह जी माननीय जिला अध्यक्ष, उनका स्वागत। श्री राजेश गुप्ता जी माननीय महानगर अध्यक्ष, उनका स्वागत। और डेफिनेटली श्रेय बहुत चीज़ों के लिए पूरे प्रदेश में जाता है। वैसे श्री मुकेश कुमार मेश्राम जी प्रमुख सचिव पर्यटन संस्कृति व धर्मार्थ कार्य विभाग, आप बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं मेश्राम जी, आपका स्वागत है। श्री प्रखर मिश्रा जी निदेशक पर्यटन, उनका स्वागत है। तो बच्चों, आप लोग आए हैं, भांत भांत के स्कूल से आए हैं। ऊपर देख रहा हूँ, नीचे सब लोग, आप लोग भविष्य हो इस देश का। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच जो रही है कि कैसे स्थल को बढ़ाया जाए, कैसे टूरिज्म को बढ़ाया जाए, पूज्य महाराज जी ने उसी दिशा निर्देश को, उसी आदेश को, उसी पद चिन्हों पे चलते हुए उत्तर प्रदेश में एक नज़ीर पेश की, और वो किसी से छिपा नहीं है। आज मैं जब छोटा था तो मुझे पता नहीं था स्विट्ज़रलैंड कहाँ है। स्विट्ज़रलैंड के बारे में जानता भी नहीं था, बहुत छोटा सा एक देश है स्विट्ज़रलैंड, लंदन से थोड़ा आगे। जब यश चोपड़ा की फिल्में आने लगी तो मुझे पता चला कि स्विट्ज़रलैंड इतना सुंदर है, वहाँ बर्फ़ है, वहाँ गुलाब के फूल के ऐसा बगान है, सॉन्ग्स में देखता था। तो टूरिज़्म मुझे लगा कि क्यों सारे फिल्म वाले फॉरेन जा रहे हैं, सारे फिल्म वाले लंदन जा रहे हैं, सारे फ्रांस जाते हैं, अमेरिका क्यों जाते हैं? बिकॉज उनके पास उस टाइम पे सड़कें थी, टूरिज़्म के साधन थे उनको, और उनके पीछे उनका ब्रेन था, उनके जो अधिकारी थे या उनकी सरकार थी, उनका था कि टूरिस्ट आएंगे, शूटिंग्स होंगी, फिल्में आएंगी, फिल्मों में देखेंगे तो इंडियन टूरिस्ट आएंगे बहुत ज़्यादा और बहुत सारा धन आएगा। तो ये बहुत जहन से, दिमाग से चलता गया। जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस चीज़ को देखा तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल का जहाँ स्टैचू लगाया केवड़िया, वहाँ आदिवासी इलाका था, मैं पहले वहाँ भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग करता था, तो वहाँ बहुत गरीबी थी। और फिर मैं अभी किसी अपने पेट्रोलियम की मीटिंग के लिए वहाँ गया था, तो वहाँ 5 स्टार होटल बन गया है, रोज़ हज़ारों लोग आ रहे हैं, वहाँ पे बहुत रोज़गार मिल गया है। वैसे पूज्य महाराज जी ने जहाँ जहाँ बनाया, चलो एग्जाम्पल के लिए गोरखपुर, अब आप लोग देख रहे हैं कि गोरखपुर में 31 की नाइट हो या 15 अगस्त हो, इसी नौकायन पे जहाँ यहाँ पर 1 से 1.5 लाख लोग आते हैं। यहाँ रोज़ संडे सैटरडे वीकेंड में 10 से 20 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार लोग आते हैं। यहाँ हज़ारों लोगों का पेट पलता है, हज़ारों परिवार का पेट पलता है। अभी यहाँ पे रामगढ़ झील में पानी में क्रूज उतरेगा। तो ये जो महाराज जी की सोच है कि कैसे आत्मनिर्भर भारत, टेराकोटा वाले हों या बच्चे हों, या कैसे चीज़ों को बढ़ाते हुए, कल इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, कैसे टेक्निकली आप लोग आएँ, कैसे यहाँ सेल्फी पॉइंट बना, आई लव गोरखपुर। आप लोग देखेंगे जितनी भी रील्स आ रही हैं इंस्टाग्राम पे, सब गोरखपुर की ज़्यादा आ रही है। जितनी फिल्मों की शूटिंग, इस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ 5 फिल्मों की शूटिंग चल रही है आज अभी। सारे जितने बड़े बड़े कलाकार हैं भोजपुरी के, सब इस वक्त यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ सारे होटल्स बुक हैं, छोटे बड़े सब होटल बुक हैं। तो ये रोज़गार का बहुत बड़ा जरिया बनता है पर्यटन। अब हमारे धार्मिक चीज़ें, गोरखनाथ मंदिर सब लोग जाते ही हैं, वैसे अब अयोध्या राम मंदिर बनेगा, बाबा विश्वनाथ का मंदिर बन गया, तो लोग गोवा से ज़्यादा लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट बाबा विश्वनाथ में गए, और बच्चे गए, NRI सब लोग आ रहे हैं। अब सब लोग गोवा नहीं जाते, बाबा विश्वनाथ जा रहे हैं। धर्म के प्रति आस्था बढ़ रही है, संस्कृति के प्रति, अपने इतिहास के प्रति। इतना सुंदर है, 6 लेन है, 4 लेन है, रिंग रोड बन रहा है, फर्टिलाइज़र है, एम्स हैं, अनगिनत कुसमी जंगल है, बुढ़िया माता का मंदिर है, वहाँ पे महाराज जी ने सड़क दे दी, वहाँ पे बिजली व्यवस्था, होटल, अभी 5 स्टार होटल की यहाँ पे लाइन लग रही है लगातार। अभी मैरिट हो गया, अभी ताज का काम शुरू होगा, अभी 100 रूम्स का ये क्रूज शुरू हो जाएगा, वहाँ रमाडा बन गया है, अनगिनत और होटल्स आ रहे हैं, वहाँ गीडा इंडस्ट्रियल एरिया है। सो टूरिज़्म, 14 एयरक्राफ्ट चल रहे हैं, तो सब लोगों को आना आसानी हो गई है। 1 लाख लोग रोज़ ट्रेन से आवागमन कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन अब अभी ऐतिहासिक हो जाएगा। तो गोरखपुर में आज हम कहीं गए थे कुछ इनॉग्रेशन में, सब कैलकाटा के लोग आए थे, सब रिच जेंट्री थे, एजुकेटेड लोग थे, हमसे बोल रहे थे गोरखपुर इज बिकम सो ब्यूटीफुल नाउ, सो क्लीन सिटी। तो ये सारी चीज़ें पर्यटन, आज महाराज जी ने सुबह में कुछ बच्चों के स्कूल की बहुत सारी बसों को 10 बस भेजी,
जो कुशीनगर के लिए टूरिज्म में गए कि यू मस्ट नो योर हिस्ट्री। आप लोगों का आपको इतिहास जानना बहुत जरूरी कि आपकी जड़ें क्या हैं, आपके भगवान कौन थे, आपकी संस्कृति क्या है, आप लोग सनातनी विचारधारा के हो तो आपका इतिहास क्या, आपके इतिहासकार क्या थे, भारत की जड़ें क्या थी, भारत कितने सालों से था, भारत कितने वैदिक मंत्रों के साथ गया था। चंद्रयान पे जाने के लिए भी वैदिक मंत्रों का इस्तेमाल सोमनाथ जी जो इसरो के हेड थे उन्होंने कहा कि इट्स ऑलरेडी मेंशन इन वैदिक शास्त्र कि कहां पर चंद्रमा की दूरी होगी, कहां सूर्य की दूरी होगी, वो सारी हनुमान चालीसा में भी है। तो ये सारी शक्तियों से हमको पता ही नहीं है। तो एजुकेशन के साथ आज पूज्य महाराज जी क्यों इतने पावरफुल हैं, वाई ही इज आर्किटेक्चर ऑल्सो। अभी उनके साथ बैठो तो वो सारी गाड़ी में उनके साथ मैं बैठता हूं तो आर्किटेक्ट की बात करते हैं, उसकी सुंदरता की बात करते हैं। ये गोरखपुर को पूरा इन्होंने कोरियोग्राफ कर दिया आर्किटेक्चर, बिकॉज इनके पास एजुकेशन था, इन्होंने पढ़ाई की बाकायदा जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, और उसके साथ इन्होंने सबसे बड़ी पढ़ाई की वो अध्यात्म की पढ़ाई की। तो ये स्पिरिचुअल और एजुकेशन का जो संगम है ये आपको इतना पावरफुल व्यक्ति बना देगा कि आप एकदम शक्तिशाली हो जाओगे। आपको कोई तोड़ नहीं सकता, आपको कोई गिरा नहीं सकता, आपको कोई खत्म नहीं कर सकता जब आपके पास एजुकेशन और अध्यात्म है। तो आज ये पर्यटन का दिवस जो मनाया जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे अभी महाराज जी कह रहे थे साइबेरियन, अभी विंटर में साइबेरियन बर्ड्स अभी यहाँ बहुत आएंगे। 110 एकड़ में अशफाकुल्ला पार्क है, आप लोग जाइए, वहाँ सुंदर सुंदर प्राणी पूरे देश से आए हुए हैं, अनगिनत ऐसी सुविधाएं हैं, हमारा बौद्धिक यहाँ पे संग्रहालय है। यू मस्ट नो कि आपका इतिहास क्या है, फिर आपको एजुकेशन में भी बहुत स्ट्रेंथ मिलेगा। तो ये विश्व पर्यटन दिवस पे मैं आज बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके सांसद के रूप में, आपके हीरो के रूप में, कि आप लोग जहां से भी गुजरते हो आप लोग सेल्फी जरूर लें। आप लोग अपने सड़कों की, अपने गांव की, अपने जिलों की, कि हमको प्रधानमंत्री आवास मिला है तो हमको यहाँ सड़कें मिली, यहाँ बिजली है, ये एम्स है, ये फर्टिलाइजर है, ये चीनी कारखाना, जहाँ जहाँ जो जो गांव जिले से आए हो आप लोग वहाँ सेल्फी लो, उसको डालो, बताओ, उसको टूरिज्म बढ़ता है, लोग अगल बगल के जिले में आते हैं, यहाँ घर खरीदते हैं, यहाँ रहना चाहते हैं, यहाँ की ज़मीनों की कीमत बढ़ती है, यहाँ लोग जितने टूरिस्ट आएंगे उतना हम लोगों को रोज़गार मिलेगा। हमारे यहाँ पर अनगिनत कलाकार हैं, वो क्षेत्रीय कलाकार हैं जिनको अब मैं फिल्मों की शूटिंग के द्वारा रोज़गार दे रहा हूँ, जो अनगिनत यहाँ सारे कलाकार यहाँ के इस वक्त व्यस्त हो गए हैं, जितने गोरखपुर में रंगमंच करते थे आज सब धन्य हो गए कि वाह, हम लोग को भी अब यहाँ पर बंबई जाना नहीं पड़ रहा, पूरी फिल्मों की शूटिंग यहाँ, क्योंकि महाराज जी ने इसको एक पर्यटन के हिसाब से गोरखपुर को बनाया। तो आज मैं इस विश्व पर्यटन दिवस में बच्चों आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, कृपया अपने जिले को, अपने गांव को, अपने शहर को प्यार करो, साफ सफाई की बातें करना, लिखा करो, स्केच पेंटिंग, अभी महाराज जी कंपटीशन करवाना चाह रहे हूँ, बताएंगे भी कि जितनी भी दीवारें हैं उसमें कंपटीशन करवाएं, कि जो जो ग्राफिक करें, अच्छे अच्छे पेंटर्स हैं वो कराएं। अभी सांसद संस्कृति स्पर्धा होगी, उसमें कलाकारों को चुना जाएगा पूरे जिले से। तो ऐसी बहुत सारी, सांसद स्पोर्ट्स का होगा, सांसद खेल स्पर्धा होगी, तो उसके अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ें करेंगे जो यहाँ के टैलेंट को उभारेंगे। वो ओलंपिक्स में जाएं, वो खेल में जाएं, वो एजुकेशन में जाएं, वो साइंटिस्ट बने, वो नासा में जाएं, वो कंप्यूटर के विजार्ड बने, वो राइटर बने, वो म्यूजिशियंस बने, वो सिंगर्स बने, वो अनगिनत टैलेंट, इतने दरवाजे हैं, क्योंकि ऐसी सरकार जो मिली है जो खजाना खोल दी है। खाली आप लोगों को फोकस करना है, पढ़ना है, पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इम्पॉसिबल वर्ड के अंदर भी लिखा है आई एम पॉसिबल। तो देयर इज नथिंग कॉल्ड इम्पॉसिबल, एवरीथिंग यू किड्स कैन डू, आप लोग सब कुछ कर सकते हो। बस मैं इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए दोनों हाथ उठा लो, बोलो नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव, बोलो भारत माता की, भारत माता की वंदे। ये जज्बा तिरंगे के प्रति रखना अपनी भारत माता की, आप लोग कभी जीवन में फेल नहीं होगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी शब्दों के लिए, उद्बोधन के लिए। गोरखवाणी गुरु गोरक्षनाथ जी के शब्दी तथा पदों का संकलन है, जो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल द्वारा संपादित है। हमारे मध्य सुप्रसिद्ध लोकप्रिय गायक डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव जी प्रस्तुत करने जा रहे हैं गोरखवाणी।
बसती न शून्यम शून्यम न बसती अगम्य गोचर वैसा गगन शिखर मही बालक बोले ताका नाम रहुगे कैसा गगन शिखर मही बालक बोले ताका नाम रहुगे कैसा। वेद न शास्त्रे कथित न पुराणे पुस्तके न वाचा जाई ते पद जाना बिरला योगी ते पद जाना बिरला योगी और धुनी सब धंधे लाए और धुनी सब धंधे लाए। हसीबा खेलीबा रहीबा रंग हसीबा खेलीबा रहीबा रंग काम क्रोध ना करीबा संग हसीबा खेलीबा रहीबा जीव करी राधा आपन हसीबा खेलीबा गईबा जीव करी राधा आपन सब दे मारी सब दे जिलाई सब दे मारी सब दे जिलाई ऐसा मोहम्मद भी ताके भरमना भूले काजी सो बल नहीं सके
गोरखवाणी को बहुत सुंदर स्वरों में हम सबके बीच प्रस्तुत किया डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव जी और उनकी पूरी टीम ने। अनुरोध है कि एक बार जोरदार तालियां बजा के आपका अभिनंदन किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर आधारित पुस्तिका A to Z का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से किया जाना है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी तथा समस्त मंचासीन गणमान्यों से अनुरोध करूंगी कि इस पुस्तिका का विमोचन अपने कर कमलों से करके हम सबको अनुग्रहित करें। इस पुस्तिका A to Z में उत्तर प्रदेश के समस्त पर्यटन स्थल का मानचित्र सहित सचित्र वर्णन है, जिसमें कि प्रदेश के अलग अलग पर्यटन स्थल, उनसे जुड़ा महत्वपूर्ण इतिहास तथा मार्गदर्शिका के विषय को भी जानकारी दी गई है। इसका विमोचन किया जा रहा है A to Z। हमारे उत्तर प्रदेश का पूरा पर्यटन इसमें समाहित है। आप सभी की जोरदार तालियां विमोचन के अवसर पर अपेक्षित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय। हमारे प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं को दृष्टिगत करते हुए युवा पर्यटन क्लब की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य भारतीय पर्यटन के युवा प्रतिनिधियों का विकास करना है, जो विचार, शब्द और कार्य के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देंगे। इस अनूठे युवा पर्यटन क्लब के सदस्यों को माननीय जी के शुभ कर कमलों से किट दी जाएगी, जो कि विभिन्न प्रतियोगिताओं में जिन्होंने प्रतिभागिता की और प्रथम स्थान प्राप्त किया। मैं माननीय से बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी कि इन बच्चों को प्रोत्साहन करें और किट का वितरण करें। अपना नाम सुनकर कृपया मंच पर पधारें। राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर कला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है श्री निखिल यादव ने। आप कक्षा 12 के छात्र हैं। मत करो, आगे भी हो, ऊपर मत करो, कैमरा नीचे करो। आप सबकी जोरदार तालियां इनके लिए उत्साह का काम करेंगी। निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है श्री स्वरित जायसवाल ने। आप भी कक्षा 12 के छात्र हैं। राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर के ही प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले श्री निखिल साहू जी कक्षा 11 के छात्र हैं। केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 एयरफोर्स स्टेशन गोरखपुर कला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान सुश्री नीति यादव कक्षा 11। निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है सुश्री तनु सिंह ने। आप कक्षा 10 की छात्रा हैं। और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है श्री दुर्गेश यादव ने। आप कक्षा 10 के छात्र हैं। आप सभी की जोरदार तालियां इन छात्र छात्राओं के उत्साह में वर्धन करेंगी। केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 FCI गोरखपुर में कला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान श्री दिव्यांश सिंह कक्षा 8। निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है श्री गोरखनाथ प्रसाद गोंड ने कक्षा 8। और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है सुश्री अनामिका शुक्ला कक्षा 8। इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां आप बजाते रहें। जवाहर नवोदय विद्यालय गोरखपुर में कला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त सुश्री संध्या कक्षा 9। निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान सुश्री शिवांगी यादव कक्षा 11। और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है कक्षा 11 के छात्र श्री शक्तिदेव मिश्रा ने। बहुत बहुत धन्यवाद। इस किट में इस बैग के साथ इनको प्रशस्ति पत्र, टी शर्ट और उत्तर प्रदेश
का जो पर्यटन है उससे संबंधित इनको इतिहास और उसका सारा साहित्य इसमें मौजूद है। प्रदेश में पर्यटन के उत्तरोत्तर विकास की दिशा में सतत अग्रणी कार्य कर रहे पर्यटन उद्यमियों का सम्मान माननीय के शुभ कर कमलों से होना है। मैं बहुत ही आदर के साथ पुनः अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इन पर्यटन उद्यमियों का सम्मान अपने शुभ कर कमलों से करें। सबसे पहले श्री राहुल शर्मा एवं श्रीमती स्मृति शर्मा जी, अयोध्या क्रूज लाइन प्राइवेट लिमिटेड, आपको क्रूज टूरिज्म के क्षेत्र में उत्तम कार्य करने के लिए ये सम्मान प्रदान किया जा रहा है। आप सभी की जोरदार तालियां होनी चाहिए। श्री प्रेम सिंह जी की बगिया ह्यूमन एग्रेरियन सेंटर रूरल टूरिज्म के क्षेत्र में उत्तम कार्य करने के लिए आपको ये सम्मान दिया जा रहा है। हेरिटेज टूरिज्म के क्षेत्र से श्री पीएनडी सिंह जी, ऑयल वेचर रिट्रीट, श्री पीएनडी सिंह जी। श्री शैलेंद्र सिंह एवं श्रीमती पूजा सिंह जी, नंदना रिट्रीट इको टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड, रूरल एवं इको टूरिज्म। और वेलनेस टूरिज्म के क्षेत्र में नमस्ते द्वार से आसिफ सिद्दीकी जी। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी उद्यमियों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। उत्तर प्रदेश की स्वर्ण गाथा लिखने वाली माननीय मुख्यमंत्री जी की सतत प्रेरणा और दिशा निर्देशन में प्रदेश के पर्यटन ने सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और उसके माध्यम से निवेश के नए आयाम स्थापित किए हैं और अनवरत नित नई ऊंचाइयां स्पर्श कर रहा है और उत्तर प्रदेश की विरासत की गौरव गाथा भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों को परिचित करा रहा है। मैं अनुरोध करूंगी आज विश्व पर्यटन दिवस पर कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभाशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित करें। कैमरा मत उठाइएगा सामने से भाई, डाउन है। कैमरा मत उठा, नीचे कर। विश्व पर्यटन दिवस पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, प्रमुख सचिव पर्यटन श्री मुकेश मिश्राम जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के अंदर पर्यटन विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए और इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले सभी महानुभाव और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले पूरे प्रदेश वासियों को विश्व पर्यटन दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। पर्यटन हम सबके जीवन में एक नया परिवर्तन करता है, एक नया माहौल हम सबको देता है और अगर कहा जाए
तो यह जीवन को जीने की एक नई विधा हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। इसलिए इनके इस भीड़ की उन संभावनाओं को टटोलने और उसके माध्यम से प्रत्येक नागरिक के जीवन में उत्साह और उमंग की भावनाओं का संचार करने की दिशा से पर्यटन की उन ढेर सारी संभावनाओं को आज हम सबको सामने लाने की आवश्यकता है। मैं इसकी शुभकामनाएं आप सबके प्रति देता हूं। हम सब जानते हैं कि इस बार की जो थीम है विश्व पर्यटन दिवस की, टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म की जो संभावनाएं हैं, जो हमने पहले भी कहा, अगर आप भारत की दृष्टि से या उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देखेंगे, इसमें दो प्रकार के टूरिज्म के दो प्रकार हम सबको देखने को मिलते हैं। एक है जो परंपरागत रूप से धार्मिक दृष्टि से लोग आते थे, श्रद्धालु हैं, वे हर वर्ष आते हैं मंदिरों में, धाम में दर्शन करने, गंगा स्नान करने, पूरा एक इकोसिस्टम उनका साथ चलता है। और दूसरे हैं जो पर्यटन मनोरंजन की दृष्टि से आते हैं, एक रुचि होती है, वे परिवार के साथ वे भी आते हैं, मनोरंजन भी करते हैं और उससे ज्ञानवर्धन भी होता है। ये दो पक्ष भारत के परिप्रेक्ष्य में, उत्तर प्रदेश की परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे आज के समय में पर्यटन की इतनी विधाएं जन्म ले चुकी हैं। अगर उत्तर प्रदेश की दृष्टि से आप देखेंगे तो स्पिरिचुअल टूरिज्म का जितना सघन और धनी उत्तर प्रदेश है, मुझे लगता है दुनिया के अंदर अन्यत्र यह मिलना बहुत कठिन है। पिछले एक वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 30 करोड़ पर्यटक धार्मिक दृष्टि से यहां के अलग अलग पवित्र धामों का दर्शन करने के लिए आए हैं और दर्शन करके फिर यहां से निकले हैं। 30 करोड़ ये केवल एक संख्या नहीं है, ये 30 करोड़ के पीछे पूरा एक इकोसिस्टम छुपा हुआ है। ये 30 करोड़ गाड़ी से आए होंगे तो उतनी टैक्सी या उतनी बसेज में किराया भी देकर के आए होंगे, यानी इतने नए लोगों को रोजगार मिला। वे किसी होटल में, धर्मशाला में रुके होंगे, वहां का रोजगार वहां का भी बढ़ा। किसी होटल, किसी रेस्टोरेंट में उन्होंने भोजन भी लिया होगा, कहीं फोटोग्राफी कराई होगी, कहीं सामान खरीदा होगा, नौका विहार किया होगा, धार्मिक स्थलों पर पैसा भी चढ़ाया होगा, फूल पत्ती खरीदी होगी, प्रसाद खरीदा होगा। यानी कितने लोगों की आजीविका जुड़ी हुई उसके साथ। लाखों लोग उसके माध्यम से रोजगार प्राप्त किए और फिर उनकी आजीविका चली है। यह उत्तर प्रदेश की एक धनी यानी धनी स्पिरिचुअल टूरिज्म की पृष्ठभूमि हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। काशी विश्वनाथ धाम में अकेले सावन के महीने में लगभग 2 करोड़ श्रद्धालु अकेले काशी में आया और काशी में आकर के बाबा विश्वनाथ के धाम का दर्शन किया। अनुमान कर सकते हैं पहले इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं आते थे, लेकिन जब धाम बना, वहां पर्यटन की सुविधाएं बढ़ी, लोगों के लिए अच्छी सुविधाएं आई, आसानी से दर्शन हो सकता है, लोगों के सामने संदेश गया तो पूरा देश और पूरी दुनिया काशी के लिए उमड़ पड़ती है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। पहले असुविधा थी, आज सुविधा है।
तो पूरा देश और पूरी दुनिया अयोध्या के लिए दर्शन करने के लिए टूट पड़ती है। पहले मथुरा वृंदावन में लोग जाते थे, परेशानी होती थी। आज बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं क्योंकि आज सुविधाएं बढ़ी हैं, आसानी से पहुंच सकते हैं, दर्शन करने में उतनी दिक्कत नहीं है जितनी पहले थी, तो लोग आसानी से दर्शन कर लेते हैं। आप में से बहुत सारे लोग विंध्यवासिनी धाम मिर्जापुर गए होंगे। पहले कंजेशन था, आज वहां कॉरिडोर बन रहा है, आज सुविधा बढ़ चुकी है। पहले की तुलना में कई गुना लोग वहां पर आए हैं और गोरखपुर के लोगों को बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं। इस रामगढ़ ताल में आज से 5 साल 7 साल पहले लोग आते भी नहीं थे, लेकिन आज रात्रि के समय शाम को 5 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक 15,000 से 20,000 गोरखपुर के वासी, उनके अतिथिगण यहां आकर के पर्यटन का आनंद लेते हैं, झील का आनंद लेते हैं। आपने देखा होगा ये झील यहां पर है, नौकायन भी होता है और नौकायन के साथ बहुत सारे नाविकों के भी उसमें आजीविका चलती है। लेकिन इसके साथ ही यहां पर लगभग 200 के आसपास पटरी व्यवसायी हैं। कोई खोमचा लगाता है, कोई ठेला लगाता है, उनकी आजीविका अलग से चलती है। फोटोग्राफर अलग से हैं, उनकी अलग से चलती है। सभी की अलग अलग आजीविका चलती है। और कोई टेम्पो से आता है, कोई ई रिक्शा से आता है, कोई टैक्सी से आता है, कोई किसी अन्य साधन से आता है, अलग अलग उससे आता है। वो आकर के इसका आनंद अलग से लेता है। यानी इतने लोगों की आजीविका केवल कोई व्यक्ति वहां आने भर से बढ़ जाती है। तो ये तो स्पिरिचुअल टूरिज्म और फिर इसके बाद इको टूरिज्म के साथ जब हम जुड़ते हैं, उत्तर प्रदेश में इसकी बहुत सारी साइट है, बहुत सारी साइट है, पहले से भरी पड़ी। हम तो सोगी वरवा को भी इसके साथ जोड़ना चाहते हैं। कर्तनिया पहले से ही देश के अंदर विख्यात है, पहले से ही उत्तर प्रदेश के अंदर और भी अन्य ऐसे साइट हैं जिसमें ढेर सारी संभावनाएं हैं। हेरिटेज टूरिज्म के लिए भी अनंत संभावनाएं हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव में जिस पंच प्रण की याद दिलाई थी पूरे देशवासियों को, उनमें से एक विरासत के प्रति सम्मान का भाव भी है। तो विरासत के प्रति सम्मान का भाव दोनों प्रकार के, एक विरासत के प्रति सम्मान का भाव अपने परंपरागत धार्मिक स्थलों के प्रति सम्मान का भाव है ही, लेकिन देश की आजादी की लड़ाई को एक नई ऊंचाई देने वाले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्मारक हर जनपद, हर विकास खंड में बने हैं, उनके प्रति भी सम्मान का भाव हमारे मन में जागृत हो। वहां पर भी हम लोग गांव के लोगों को लेकर के जाएं। गांव में कोई अतिथि आता है तो वहां पर उनको ले जा करके उनको बताए जाने की आवश्यकता है कि देखिए ये हमारी आजादी की लड़ाई के महानायक हैं, इन लोगों के नेतृत्व में देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी। और इन महापुरुषों को सम्मान देना ये न केवल गांव वासियों का बल्कि यहां आने वाले हर अतिथि का दायित्व बनता है। और गांव के कार्यक्रम का हिस्सा बनाइए इसको, यह भी एक टूरिज्म का पार्ट आपके गांव का बनेगा। अनेक संभावनाएं इस फील्ड में है। इन संभावनाओं को विकसित करने के लिए हमें अपने स्तर पर क्या कुछ करना है, इसके लिए सरकार कनेक्टिविटी अच्छी कर रही है। हमने एक्सप्रेस हाईवे दिए, हमने 4 लेन और 2 लेन का वहां पे सड़क रोड कनेक्टिविटी दी, एयर कनेक्टिविटी हम लोग दे रहे हैं। अब याद करिए 2017 तक उत्तर प्रदेश में केवल 2 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, आज 9 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। 12 नए एयरपोर्ट हम लोग लेकर के आ रहे हैं, जहां पर वायु सेवा आप गोरखपुर में, गोरखपुर वासी जान सकते हैं 2017 के पहले एक फ्लाइट कभी कभी आती थी, साल में 6 महीने चल पाती थी, और आज गोरखपुर से 14 फ्लाइट चल रही हैं। देश के हर प्रमुख नगर के लिए गोरखपुर से फ्लाइट है। ट्रेन की अच्छी सुविधा है। वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं गोरखपुर में आकर के शुभारंभ किया था। कितनी हाई क्लास, वर्ल्ड क्लास की आपके पास एक्सप्रेस ट्रेन आपने देखी होगी गोरखपुर से, जो गोरखपुर से लखनऊ के बीच में चल रही है। अच्छी बसेस चल रही हैं।
इन सभी क्षेत्रों में को विकसित करने के लिए जो अनंत संभावना है हमारे पास वाटरवे का है। अभी मैं देख रहा था रामगढ़ ताल में क्रूज का संचालन बहुत शीघ्र होने जा रहा है। मैंने कल यहां पे प्रशासन से कहा है कि क्या यह हो सकता है जिस पर हमें कार्य किए जाने की, इतना बड़ा झील है हमारे पास, प्राकृतिक झील है, इस प्राकृतिक झील में हम सी प्लेन उतारे और सी प्लेन उतार करके गोरखपुर से कोई भी आए, एक फ्लोटिंग जेटी लगे, फ्लोटिंग जेटी के माध्यम से हम लोग वहां पे पैसेंजर उतारें और फिर वहां से पैसेंजर को वहीं से बिठा करके फिर यहीं से प्लेन अपना उड़ान भर करके कहीं भी जा सकता है। यहीं से, यानी जो रामगढ़ ताल आज से 6 वर्ष पहले तक अपराध का एक अड्डा बना हुआ था, लोग आने से डरते थे, और रामगढ़ ताल आज सी प्लेन को भी उतारेगा, यहां पर क्रूज उतारेगा, बड़े बड़े क्रूज यहां पर काम करेंगे। किसी को बर्थडे पार्टी मनानी होगी, किसी को परिवार का कोई मांगलिक कार्यक्रम करना होगा, परिवार के साथ समय बिताना है, पूरे क्रूज को बुक किया, नातेदार रिश्तेदार आइए, पार्टी पूरी करनी है, पूरा क्रूज बुक किया 1 घंटे के लिए रामगढ़ ताल के अंदर। लेकिन इसमें हमारा कुछ दायित्व भी बनता है। अगर सुविधा है तो सुविधा के साथ कर्तव्य भी है। सुविधा के साथ कर्तव्य ये कि जैसे पर्यटन स्थलों को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में अपना योगदान देना, वहां की किसी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, लेकिन एक सिविक सेंस जिसको कह सकते हैं। बहुत बार होता क्या है, बहुत सारे लोगों की आदत होती है, खराब आदत होती है, जहां सांप देखते हैं वहीं थूकने लगते हैं। उससे बचना, पान, गुटखा, तंबाकू, किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों से मुक्ति, बीड़ी नहीं पीना है, सिगरेट नहीं पीना है, पान नहीं खाना है, गुटखा खा करके जहां तहां नहीं थूक देना है, खाना ही नहीं चाहिए, तो ऐसे भी नुकसानदायक है। लेकिन अगर कोई आदतन व्यक्ति मजबूर है भी, तो भी वह व्यक्ति स्वच्छ जगहों पर थूकने से तो परहेज करे, नहीं थूकना चाहिए, उससे बचना चाहिए। प्लास्टिक कोई सामान लेकर के जाते हैं, सामान लेके आए, और बहुत बार होता है क्या है, लोग पानी की बोतल लेकर के जाते हैं या कोई कोल्ड ड्रिंक लेकर के जाते हैं और फिर पिया, वहीं फेंक दिया, सड़क पे फेंक दिया। अब तक अगर 10,000 लोग आएंगे, 10,000 बोतलें, 10,000 डिब्बे किसी सड़क पर पड़े रहेंगे, क्या वो सड़क और वह क्षेत्र सुंदर रह पाएगा? कभी नहीं रह पाएगा। कितना गंदा दिखेगा। कोई बाहरी व्यक्ति आएगा, बोलेगा भाई कैसे गंदे लोग हैं जी। आपके बारे में पहली टिप्पणी बाहर से आने वाले व्यक्ति की क्या होगी? देखिए साहब, कितने गंदे लोग हैं, कितनी मेहनत करो और उस सब के बावजूद कुछ लोग आकर के गंदा कर देंगे। हमारा दायित्व होता है, नहीं, हम गंदा नहीं करेंगे, और अगर करेंगे नहीं तो कराने भी नहीं देंगे, किसी को करने भी नहीं देंगे। कोई व्यक्ति प्लास्टिक बैन है, लेकिन फिर भी कुछ लोग आदतन प्लास्टिक की पॉलीथीन पर, प्लास्टिक के ही बैग पर जबरदस्ती सामान लेकर के चलते हैं, और फिर उपयोग किया, फिर उसको फेंक दिया। हवा का एक झोंका चलता हो, प्लास्टिक यहां से वहां उड़ गया, फिर वहां से झोंका चलाओ, फिर यहां आ गया, और फिर सड़क को कूड़ा के ढेर में बदल देता है। गाय खाएगी, बीमार हो जाएगी, नाली में गिरेगा, नाली के पानी को ब्लॉक कर देगी, और जब पानी ब्लॉक होगा तो डेंगू भी होगा, इंसेफ्लाइटिस भी होगा, मलेरिया होगा, चिकनगुनिया होगा, तमाम प्रकार की बीमारियां भी होंगी। हमें इन सबसे मुक्त रहना पड़ेगा, स्वच्छता के प्रति जागरूक होना होगा, और जागरूक होने के साथ साथ हमें इन चीजों के बारे में भी ध्यान रखना होगा कि हमें स्वच्छ बनाए रखना भी है, अपने स्तर तो रखना ही रखना है, दूसरे को भी गंदा नहीं करने देना है। अगर हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई कारण नहीं कि आपके यहां पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। तीसरा, पर्यटन की इन संभावनाओं के साथ ग्रीन इन्वेस्टमेंट की जब बात हो रही है, हमें सोचना चाहिए क्या जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वहां के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक बस सेवा उपलब्ध कराने के लिए निजी ऑपरेटर को इसके लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।
हम इस बात को तय करें, कोई भी पर्यटन स्थल हो, मंदिर है, कोई बड़ा धाम है, अच्छा कोई स्पॉट है, कि वहां केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चलेंगे, डीजल और पेट्रोल से चलने वाला कोई भी वाहन नहीं चलेगा। ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक बसेज, इसी को प्रोत्साहित करेंगे। लोगों को एक बहुत अच्छा वातावरण मिलेगा वहां पर, अपने आप एक आध्यात्मिक वातावरण मिलेगा, एक सकारात्मक वातावरण मिलेगा। क्या हम ये व्यवस्था दे सकते हैं कि कनेक्टिविटी को भी हम ग्रीन व्यवस्था के साथ जोड़ें, लेकिन साथ साथ वहां के अंदर भी हम लोगों का प्रयास होना चाहिए, पर्यटन स्थल के अंदर भी हम लोग इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि उस पर्यटन स्थल को हम इस ढंग से डेवलप करें कि डीजल के सेट वहां प्रयोग ना बनाने पाए, जनरेटर भी न चले, सोलर लाइट की व्यवस्था करें, कोई ऐसी व्यवस्था करें जो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से उस क्षेत्र के इलेक्ट्रिफिकेशन की व्यवस्था को पूरा कर सकते हो। और वहां से फिर हम व्यवस्था को अगर आगे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके चेंज आएगा। लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना, इसके स्टेक होल्डर्स को ढूंढना, उस फील्ड में नए नए अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करना और लोकल यूथ को गाइड के रूप में प्रशिक्षित करना, स्थानीय भाषा में साइनेजेस लगाना, जैसे यहां पर हिंदी में भी लग सकता है, हिंदी है, इंग्लिश है, इसके अलावा और कौन भाषा है, कहां के लोग ज्यादा आते हैं उसकी मैपिंग करना, कहां के लोग आएंगे, भाई नजदीक कौन सा देश है, नेपाल है, नेपाल के लोग आ सकते हैं, कुछ नेपाली भाषा तो देवनागरी लिपि है वहां पर भी, तो हिंदी से काम चल सकता है। लेकिन बाकी बौद्ध देशों से जुड़े हुए लोग आएंगे। बौद्ध देशों से कौन है, थाईलैंड से, जापान से, श्रीलंका से, लाओस से, और कौन देश हो सकते हैं, उन देशों को चिन्हित करना और फिर उनकी लिपि में, उनकी भाषा में भी साइनेजेज अगर लगाए जाते हैं, लोग आकर्षित होंगे। जैसे कुशीनगर में देश का प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है, दुनिया के लोग आते हैं, अगर साइनेजेज वहां की भाषा में भी कुछ लग जाएं, लोग बड़ी संख्या में उसके प्रति आकर्षित होंगे। लोगों को अच्छा लगेगा कि देखिए साहब हमारी भाषा में सब लिखे गए हैं। लोगों के मन में एक नई जिज्ञासा जागरूक होगी वहां के लिए। अगर हम डिजिटल टूरिस्ट गाइड उनको दे दें, उपलब्ध करवा दें, ये सिटी है गोरखपुर का ही आप ले लें, गोरखपुर सिटी के अंदर कौन जगह कहां पर है, कहां से जाना पड़ेगा, रेलवे स्टेशन से, बस स्टेशन से, एयरपोर्ट से, कैसे हमें एयरपोर्ट से गोरखनाथ मंदिर जाना है, कैसे जाना है, क्या सुविधाएं मिलेंगी, गोरखपुर में रहने के लिए कहां कहां होटल हैं, गोरखपुर में और जगह कहां, गीता प्रेस कहां पे है, रामगढ़ ताल कहां पे है, गोरखपुर का अस्फाउल्लाह खां प्राणी उद्यान कहां पर है। ये अगर एक टूरिस्ट गाइड के माध्यम से हम इन सभी को, और डिजिटल टूरिस्ट गाइड के माध्यम से उसको बना करके कोई भी आए और पहले रेलवे स्टेशन पर उतरे, उसका आप नंबर दे दीजिए, इस पर आप जाकर के जाइए, गोरखपुर का टूरिस्ट गाइड के माध्यम से वो आपको डिजिटल टूरिस्ट गाइड के माध्यम से लोगों का वहां से मार्गदर्शन होता है। वो अपने स्मार्टफोन उतारा उसने, उस स्मार्टफोन पे उनको गाइड का उसने उपयोग किया। या लोकल युवाओं को प्रशिक्षित करना, स्कूल कॉलेजेस में सर्टिफिकेट कोर्स हो, वहां पे हम लोकल लोगों को लोकल भाषा में तो उनको प्रशिक्षण दें ही, लेकिन साथ साथ अंग्रेजी का, या जहां के टूरिस्ट ज्यादा आते हैं उन देशों की भाषा में भी थोड़ा उनको बोलचाल की भाषा उनको सिखाने का अभ्यास कर दें। और फिर पूरे इतिहास के बारे में क्या परंपराएं हैं, कैसे आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे लगता है ढेर सारे लोगों को रोजगार की संभावनाएं उसके साथ विकसित होती हुई दिखाई देंगी। कुछ चीजें हैं जिस पर कार्य हुआ था लेकिन उसको बहुत आगे बढ़ा नहीं पाए। जैसे मंदिरों में लोग पुष्प चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाने के बाद स्वाभाविक रूप से पुष्प की एक आयु होती है,
12 घंटे 14 घंटे 22-24 घंटे के बाद वे खराब हो जाते हैं, उनको उठा के फिर फेंक दिया जाता है। एक तो भगवान को अर्पित की गई चीज फेंकना पड़ता है, क्या हम उसका कोई उपयोग कर सकते हैं? उससे अगरबत्ती बन सकती है, उससे इत्र बन सकता है, उससे धूप बन सकती है, और बाकी जो थोड़ा वेस्ट बचेगा वो कंपोस्ट में आ जाएगा। कम से कम सड़क पे तो वेस्ट नहीं जाएगा, सड़क को भी गंदगी नहीं करेगा और साथ साथ आस्था का भी अपमान नहीं होगा। हमें एक सिस्टम के साथ उसको जोड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। लोगों को इसमें भी रोजगार सृजित हो सकता है, बहुत सारे लोगों को, कि गोरखपुर से जुड़े हुए या किसी भी स्थल से जुड़े हुए सभी मंदिरों के, सभी धर्मस्थलों के जहां जहां पुष्प चढ़ते हैं, सभी पुष्प को एक जगह एकत्र करवाना और फिर उसको हम एक सिस्टम के साथ जोड़ दें। बहुत सारे लोगों को उससे रोजगार मिल सकता है, सफाई भी रहेगी और साथ साथ आपको रोजगार के भी सृजन की नई संभावनाओं को विकसित किया जा सकता है। और गोरखपुर में तो इस दृष्टि से, टूरिज्म की दृष्टि से दोनों तीनों प्रकार की टूरिज्म है। भारत की ज्ञान की प्राचीन परंपरा के साथ जोड़ने के लिए गीता प्रेस आपके पास है, धार्मिक दृष्टि से गोरखनाथ मंदिर है, इको टूरिज्म की दृष्टि से अगर आप आएंगे रामगढ़ ताल, इतना अच्छा ताल आपके पास है। आपको हेरिटेज टूरिज्म के साथ जोड़ना है तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को यही गोरखपुर में फांसी दी गई थी, गोरखपुर जेल में जाकर के देखिए उनके स्मारक को, या लाल टिग्गी में जहां पर उनका कलश आज भी स्थापित है वहां पर जाकर के देखिए, या गोरखपुर के उन क्षेत्रों में जहां पर 1857 के महान क्रांतिकारी वीर बंधु सिंह को फांसी दी गई थी आर्य नगर में, उस स्थल पर जाकर के हम देखें, उसका अवलोकन करें, बंधु सिंह के बारे में पढ़ें। गोरखपुर के उन पर्यटन केंद्रों का हम विजिट करें जहां पर गोरखपुर की आजादी की लड़ाई चोरी चोरा हो या डोहरिया हो, वहां जाकर के हमें देखना चाहिए। एक हेरिटेज टूरिज्म के केंद्र बनने चाहिए, इनको विकसित करने के लिए हमारे स्तर पर प्रयास होने चाहिए। विद्यालयों के टूर जाएं, वहां पर उनको बताने के लिए स्थानीय स्तर पर गाइड हो, बताएं, 15 मिनट 20 मिनट का उनके लिए एक फिल्म वहां पे प्रदर्शित हो, उनको बताया जाए कि इस स्थल का क्या कंट्रीब्यूशन है देश की आजादी के बारे में, और फिर कंपटीशन इस आधार पर होने चाहिए कि गोरखपुर में आजादी की लड़ाई के दौरान कौन कौन से ऐसे प्रमुख स्थल हैं जिन्होंने देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। कौन नहीं जानता है कि चोरी चोरा का ऐतिहासिक स्थल देश की आजादी का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। कौन नहीं जानता भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डोहरिया में देश की आजादी के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर बड़ी बर्बरता बरती गई थी, कई गांव जलाए गए थे। कौन नहीं जानता है कि काकोरी कांड के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी। कौन नहीं जानता है कि गोरखपुर की 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में वीर बंधु सिंह के नेतृत्व में एक बड़े अभियान को आगे बढ़ा करके ब्रिटिशर से भारत को मुक्त करने के लिए एक बड़े आंदोलन को आगे बढ़ाया गया था। लोगों को जानकारी नहीं, पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाया, लोगों को सही तथ्य नहीं सामने लाए गए। आज आवश्यकता है वहां पर हम बच्चों को लेके जाएं, स्थानीय गाइड के माध्यम से इसका प्रशिक्षण पहले से हो, पहले से इनके बारे में हम जानकारी दें, लोगों को बताएं, ढेर सारी संभावनाएं बनेंगी और उन संभावनाओं को विकसित करने का समय आया है। और इस वर्ष के विश्व पर्यटन दिवस की थीम का उद्देश्य भी यही है, हम पर्यटन केंद्रों को विकसित भी करें, पर्यटन क्षेत्रों का भ्रमण भी करें, उसकी स्वच्छता और उसकी सुंदरता को बनाए रखने में भी योगदान दें, लेकिन साथ साथ अपनी वर्तमान पीढ़ी को इसके बारे में अवगत कराने में भी अगर हम थोड़ा प्रयास कर सकते हैं तो यह और भी फलीभूत तरी होकर के विकसित होगा, आगे बढ़ने में इसको मदद मिलेगी। और आज इसी उद्देश्य से विश्व पर्यटन दिवस के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं। आज प्रातःकालीन सत्र में हम लोगों ने स्कूली बच्चों को, कई स्कूली बच्चों को बसेस के माध्यम से कुशीनगर भ्रमण करने के लिए भेजा था। एक नया अवसर है, अलग अलग स्थलों पर विद्यालयों के टूर का, ये अब तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पाठ्यक्रम का हिस्सा बना है। केवल पुस्तकीय ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान नहीं है,
एक व्यावहारिक ज्ञान के लिए वह उन स्पॉट का विजिट करे जहां पर जाकर के उसको वास्तविक इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। कौन थे गौतम बुद्ध, ये जानकारी उनको होनी चाहिए। कौन थे संत कबीर, ये जानकारी बच्चों को होनी चाहिए। कौन थे बंधु सिंह, ये जानकारी बच्चों को होनी चाहिए। कौन थे राम प्रसाद बिस्मिल, ये जानकारी उनको होनी चाहिए। ये सभी बातों को लेकर के अगर हम चलते हैं तो मुझे लगता है कि हम अपने विरासत के प्रति सम्मान का भाव भी रख पाएंगे और उस पर गौरव भी कर पाएंगे। अगर हम सम्मान दे रहे हैं तो गौरव भी करेंगे। और जब विरासत पर गौरव की अनुभूति होगी तो यह गौरव की अनुभूति हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, आगे बढ़ाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व पर्यटन दिवस हम सब के लिए फलीभूत हो। हम इनको विकसित करने के लिए अपने स्तर पर प्रयास करें, नई नई संभावनाओं को विकसित करने के लिए अवसर दें। मुझे बहुत प्रसन्नता है आज यहाँ पर जो कंपटीशन हुआ था, इसमें कुछ स्कूली बच्चों को तो मैंने यहाँ पे पुरस्कार दिया ही, लेकिन साथ साथ इस संबंध में यानी युवा पर्यटन क्लब के 10 सदस्यों को किट वितरित हुआ है, जिसमें जुबली इंटर कॉलेज और केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को इसके लिए किया था। मुझे लगता है इसके लिए पूरे जनपद स्तर पर कंपटीशन, ओपन कंपटीशन कराया जाना चाहिए स्कूली स्तर पर। दूसरा, इस क्षेत्र में पर्यटन उद्यमियों को भी आज सम्मानित किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक नई थीम दी है होम स्टे का। बुंदेलखंड में, बस्ती में होम स्टे के लिए भी हम प्रेरित कर सके लोगों को। अच्छी सुविधा, अच्छी व्यवस्था, पहले से वेरिफिकेशन हो और जो परिवार इसके लिए तैयार होते हैं, बड़े बड़े घर बने हैं, कोई रहने वाला नहीं, एक परिवार रह रहा है, एक दो लोग रह रहे हैं। अगर होम स्टे के माध्यम से अगर आप इस व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं तो एक अतिरिक्त आमदनी भी होगी और नए नए लोगों से मिलने का एक अवसर भी लोगों को प्राप्त होगा। आज के इस अवसर पर जो इन नए पर्यटन के उद्यमियों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है, जिन युवा पर्यटन क्लब से जुड़े हुए 10 सदस्यों को किट वितरित हुआ है, इन सबको मैं बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि इनके कार्यों से अन्य लोग भी प्रेरित होकर के इस दिशा में नया प्रयास प्रारंभ करेंगे। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि पर्यटन की ढेर सारी संभावनाएं हम सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय, आपके आगमन और आशीर्वचन के लिए। आप सभी जोरदार तालियों के माध्यम से आपका आभार व्यक्त करें। और आप अभी